नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज जिस टॉपिक को मैं डील करने जा रहा हूँ वो है एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर ही क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उन कॉन्सेप्ट यानी कि जो रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, उनको समझेंगे और उन रूल्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। बट रूल्स पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर जो एक्सपोनेंट है यानी कि घातांक है, उसका यूज़ किस तरीके से हुआ और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। ये पहला नंबर है और ये है दूसरा नंबर। आप देख रहे होंगे ये जो दोनों नंबर्स हैं, दोनों संख्याएँ हैं, वो बहुत बड़ी हैं। तो जब बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने आती है तो उसको पढ़ने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरीके के बड़े नंबर्स सामने आए तो सोचा गया कि इसको किस तरीके से हम पढ़ सके, आसानी से समझ सके या फिर तुलना भी कर सकें। तो इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए या फिर तुलना करने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल मेथड यानी कि घातांकीय विधि। अब घातांकीय विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या को, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आसानी से पढ़ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं इसे किस तरीके से लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले है 543, आपको दिख रहा होगा। मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको देखिए 543, ठीक है। इसका इंटू कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। अब मैं देखिए यहाँ पर 10 लिख लूँगा, ठीक है। देखिए 543 मैंने लिखा और गुणा किया 10 के साथ। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसके बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ज़ीरो है। अब मैं क्या करूँगा, 20 ज़ीरो को यहाँ पर लिख दूँगा, इसके ऊपर में थोड़ा सा राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए कितना छोटा लग रहा है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए इसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, ये तो छोटा है, इससे और भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। ये तो एक मैंने थोड़ा सा छोटा भी लिख दिया है, इससे और बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए एक अगला नंबर, तो इसमें बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे पढ़ें, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 895 है, तो मैं पहले 895 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। गुणा कर देता हूँ इसको इस तरीके से, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर 10 लिखूँ। अब 10 में क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर काउंट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 ज़ीरोज़ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 के ऊपर में थोड़ा सा राइट साइड में 25 लिख दूँगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है शॉर्ट फॉर्म में आ गया है, तो ये भी पहले नंबर का ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये दूसरे नंबर का शॉर्ट फॉर्म में है। तो जो इस नंबर का ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर इसको कहते हैं घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। तो जो भी संख्याएं होती है वो अगर बहुत बड़ी है तो उसको हम उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि घातांकीय रूप में लिख करके आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जिस सेकेंड आया है वो सेकेंड नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ 1000, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1000। अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं 10 गुणा 10 करूँगा तो मुझे अल्टीमेटली 1000 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, 10 का 3 बार गुणा कर दिया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 10 यहाँ पर 3 लिख दूँगा, ठीक है। मैंने 10 का 3 बार गुणा किया ना, इसलिए मैंने 10 यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर 3 लिख दिया, क्योंकि 3 बार गुणा है किया है इसलिए। अब जो ये यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 3 है, ये टोटली क्या है, 1000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। 1000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको घातांकीय रूप कहते हैं। कोई भी संख्या जो है विस्तृत, इसको विस्तृत संख्या कहते हैं, बड़ी संख्या है ना, उसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर 10 क्या है, यहाँ पर 3 क्या है, ये तो हम पूरी तरह से हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट इसमें 10 का भी अपना एक
अलग वैल्यू होता है, अलग वैल्यू मतलब अलग नाम होता है, और ये जो 3 है ना उसका भी अपना एक अलग नाम होता है। तो जो 10 होता है उसको कहते हैं हम आधार, आधार यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। और जो ऊपर देखिए 3 दिख रहा है ना उसको कहते हैं हम घातांक यानी कि एक्सपोनेंट, ठीक है। जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं आधार यानी कि बेस, और जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। और जब इसको हम पढ़ते हैं ना, जैसे ये 10 है और 3 है, यहाँ पर 10 है और 3 है, अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ते हैं 10 की घात 3। क्या बोलते हैं 10 की घात 3, जिसमें 10 क्या है आधार है और 3 क्या है घातांक है। इसको 10 की घात 3 पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बोले ना तो 10⁻³ ये बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है घातांक का, ये मुख्य रूप से इसी दोनों टर्म्स पर बेस्ड है। जैसे कौन सा टर्म्स है, घातांक और आधार। ये जो टॉपिक है ना घातांक, या फिर जो घातांक के नियम वो जो बनेंगे वो बेसिकली इन्हीं 2 टर्म्स, पहला घातांक और दूसरा आधार, इन्हीं के ऊपर लागू होते हैं या फिर इन्हीं के आधार पर लागू होते हैं। कैसे, चलिए समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं घातांक के, ठीक है। ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट नियम लिखे हैं जो अक्सर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। बट ये जो नियम है वो कब लागू होंगे वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये घातांक के नियम है, ये कब लागू होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जैसे देखिए, घातांक के नियम तभी लागू होंगे अगर पहला क्या है, आधार समान हो। अगर आधार समान होंगे तब घातांक के नियम लागू हो सकते हैं, या फिर अगर आधार समान नहीं है तो घातांक समान होने चाहिए, ठीक है। अगर आधार समान है तो लागू हो सकता है, या फिर आधार समान नहीं है तो घातांक समान होने चाहिए, तब घातांक के नियम लागू होंगे, ठीक है। अगर न तो आधार समान है न ही घातांक समान है, उस कंडीशन में कभी भी हम घातांक के जो नियम होते हैं उन्हें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें लागू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला रूल है, ये कहता है कि अगर हम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि 2 घातांकी रूपों का गुणा करते हैं, ठीक है, और उसके अगर आधार समान हो तो उत्तर में आधार तो समान रहता है, वही है जो वही रहता है, ठीक है, जो है वही रहता है, लेकिन जो घात है वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर हम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म का गुणा करते हैं और उनके अगर आधार समान है तो उत्तर में आधार तो वही रहता है, लेकिन उनके घातांक जो है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगला रूल है, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 2 की घात यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, ठीक है, ये मैंने लिखे। अब देखिए इसमें क्या है, आधार समान है, ठीक है। तो जब मैं गुणा करूँगा ना तो उत्तर में क्या होगा, आधार तो वही रहेगा, आधार क्या रहेगा 2 ही रहेगा, लेकिन इसके जो घात हैं वो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3 धन 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 7, यानी कि हम 2 का गुणा 7 बार करेंगे, ठीक है। तो जब भी 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनके आधार समान हो तो उत्तर में जो आधार है वो सेम रहता है, लेकिन उसके जो घात है, जो पावर है, ठीक है, घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहा जाता है, फिर पावर भी बोल दिया जाता है। तो अगर आधार समान है, उनका गुणा करने पर जो आधार है वो सेम रहता है, लेकिन उनके जो घातांक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये है पहला रूल, ये हुआ पहला रूल। अब आते हैं दूसरे रूल पर, ठीक है। मान लो हम ऐसा करते हैं कभी कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, एक घातांकी रूप को दूसरे घातांकी रूप से हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, जिनमें दोनों के आधार वो क्या है, समान है, तो उत्तर में होता क्या है कि आधार तो समान रहता है, लेकिन जो घातांक में थोड़ा चेंज हो जाता है। वो होता ये है कि आधार तो समान रहता है, लेकिन जो अंश का घात है उससे हम घटा देते हैं हर के घात को, ठीक है। जब 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम क्रमशः क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दूसरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, अगर बेस समान है तो बेस तो समान रहता है, लेकिन जो अंश का जो घात है उससे हम हर के घात को, यानी कि न्यूमरेटर के पावर से हम डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखूँ इसी में मैं आपको बताऊं, जैसे 2 की घात यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, ठीक है,
और नीचे लिखता हूँ 2 की घात 2। ठीक है, मैंने 2 की घात 3 को भाग दिया 2 की घात 2 से, तो उत्तर में क्या होगा, ये देखिए आधार है, आधार तो समान है ना, तो आधार यहाँ भी समान रहेगा उत्तर में, लेकिन जो घात है वो क्या होगा, अंश घात से मैं हर के घात को घटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 2 की घात 1। ठीक है, 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा कि जब हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दूसरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से डिवाइड करते हैं ना, और अगर आधार समान हो तो उत्तर में भी आधार समान रहता है, लेकिन जो घात है वो आपस में घट जाते हैं, यानी कि हम अंश के घात से हर के घात को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सेकेंड रूल, यानी कि दूसरा नियम। अब देखिए हम आते हैं तीसरे रूल पर। तो देखिए ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, उसका एक एक्सपोनेंट है, यानी कि जब कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसका भी एक्सपोनेंट होता है ना, तो दोनों एक्सपोनेंट का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुणा है। ठीक है, क्या होता है, दोनों एक्सपोनेंट का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2 की घात 3, अब इसका घात कर दूँ मैं 2। ठीक है, तो ये जो घात 2 है पूरे का घात है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 2 घात है उनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 की घात 6। तो जब कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका भी एक्सपोनेंट है ना, तो उन दोनों एक्सपोनेंट का, यानी कि उन दोनों घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, हमारा थर्ड रूल कहता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे फोर्थ रूल पर। तो इसके अनुसार देखिए कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जब हम उसे अंश से हर में ले जाते हैं या फिर हर से अंश में ले जाते हैं, तो जो उसका पावर होता है उसका साइन चेंज होता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे ये है, ये क्या था, आधार, सॉरी, जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो अंश में है। ठीक है, इसका जो पावर है वो माइनस में है, लेकिन जब हम इसको अंश में ले जाते हैं तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में आ जाता है। पहले क्या था, निगेटिव था, लेकिन जब हम इसको डिनोमिनेटर यानी कि हर से न्यूमरेटर यानी कि अंश में लेकर आए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब कभी भी ऐसा होता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं, तो होता क्या है, उसके जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जनरली यूज़ होते ही रहते हैं एक्सपोनेंट्स के जब रूल लागू होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब चलिए इन्हीं रूल्स पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो पहला प्रश्न है वो एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दिया गया है 16⁻³ यानी कि 16 का घात है 3/4। जब कभी भी इस तरीके के आपको एक्सप्रेशन दिए जाए ना, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जो नंबर यहाँ पर है उसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसको भी हम घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो देखिए अब इसका लिखने का कारण क्या है, तो कारण ये है क्योंकि हम जो है इसको सरल से सरल करना चाहते हैं। ठीक है, सरल से सरल करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हो सकता है कि जो पावर्स हैं वापस में कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ 4 की घात, अच्छा इसके 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 की घात 2 लिख सकता हूँ। 16 का ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि 4 को मैं 2 बार गुणा करूँगा तो मुझे 16 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको मैं 2 की घात 4 भी लिख सकता हूँ। ये भी है 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमें 16 ही प्राप्त होगा। अब मैं इसको लूँ या फिर इसको लूँ इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है दोस्तों, इन दोनों में से हमें किसको लेना है वो डिसाइड करता है यहाँ पर जो पावर है। तो देखिए यहाँ पर पावर में क्या है, 3/4 है ना। तो मैं इनमें से किसको लूँगा कि ये जो 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है। अगर मैं इस फॉर्म को लूँगा तो हो सकता है ये कैंसिल आउट हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ना इसको लेकर के देखता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की घात 4 और पावर तो इधर तो है 3 की घात 4, ठीक है। तो 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिया 2 की घात 4। अब हम जानते हैं हमारा, देखिए यहाँ पर रूल 3, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका भी घातांक है तो जो घातांक है यानी कि जो पावर से वापस में उनका गुणा हो जाता है। देखिए रूल 3 कह रहा है ना, तो हम ठीक वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 4 की घात 2 लिया होता तो यहाँ पर 2 होता और 2 दूने 4 होता, यानी तो 3/2 हो जाता। तो वो जो है घातांक जो है बटे के फॉर्म में ही रहता, वो ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाता। लेकिन मैंने अगर 2 की घात 4 लिया है तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गए और बचा का यहाँ पर 2 की घात 3 बचा। तो देखिए अभी ये बहुत ही सिंपल हो गया है ना। तो हमको यह जो नंबर यहाँ पर दिया होगा उसका ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेना है, ऐसा घातांकीय रूप लेना है जो कैंसिल आउट हो जाए दिए गए पावर में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया 2 की घात 4, क्योंकि देखिए 4 और 4 कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा 2 की घात 3। अब मैं इसको आराम से इसका वैल्यू निकाल लूँगा। तो 2 की घात 3 मतलब कि हमको क्या करना है, 2 का गुणा 3 बार करना है, ठीक है। जब मैं 2 का गुणा 3 बार करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला दोस्तों, 8 निकला। 16 का घात 3/4 था, उसका आंसर कितना निकला, उसका मान 8 निकला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्ड रूल को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का सल्यूशन निकाल लिया। तो इसी तरीके से आपको ना आराम से सोचना है कि हम कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसको सल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है 27 की घात है -2/3 और पूरे का घात है 1/2, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी कि जो घातांकीय एक रूप है उसका भी एक घातांक है। इसको हमको सल्यूशन करना है, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे हम इसमें कौन सा फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर से देखिए रूल नंबर 3, जो फार्मूला 3 है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कहता है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका भी अगर एक्सपोनेंट है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। चलिए वही करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 27 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स है उनका गुणा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर लिखा जाएगा -2/3 गुणा 1/2। हम ये रूल 3 को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर, देखिए 27 की घात -1/3 बचा, ठीक है। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस था यहाँ पर, और यहाँ पर 1 और बाई 3 तो -1/3 हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हम उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसको सरल करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अब जो ये नंबर दिया है ना 27, इसको भी हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी हम इसके घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3 यानी कि 3 की घात 3। अब मैं 3 की घात 3 यानी कि 3 का 3 बार गुणा करूँगा तो मुझे 27 ही प्राप्त होगा। तो मैं 27 को 3 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 3 की घात 3 और यहाँ पर है देखिए -1/3। अब देखिए फिर से यही फॉर्म हमें मिल रहा है, ये वाला, कि ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका भी एक्सपोनेंट है। तो जब हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उसका एक्सपोनेंट है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो चलिए करते हैं वैसा ही। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का घात 3 गुणा -1/3। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 है और ये जो 3 है वो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 3 और 3 कट गए आपस में, तो बचा क्या, -1, यानी कि 3 का घात -1 है। अब हम नहीं चाहेंगे कि जो घात है वो निगेटिव है, तो हम चाहते हैं कि उसको पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में उसको बना दें। तो क्या करेंगे, ये जो अंश है ये अब इसको हम हर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल हमने फॉलो किया, तो हमने रूल नंबर 4 फॉलो किया,
ठीक है। इसमें हम कहते हैं ना, अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अंश से हर में ले जाए या फिर हर से अंश में ले जाए तो जो उसका पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये अंश में था 3 टू दी पावर -1, इसका मतलब क्या है, बटे में 1 है ना, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब हम इसको निगेटिव जो पावर उसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हर में ले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको हर में ले आया तो क्या हो गया, ये यहाँ पर 3 का घात -1 तब वो 3 की घात 1 हो जाए, कुछ नहीं है मतलब घात 1 है, ठीक है। उसको मैंने पावर को यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो ये क्या हो गया 1/3। अब जो ये 1/3 है ना, यही आंसर है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना कि यहाँ पर -1 जो पावर था वो नीचे आकर के पावर कहाँ गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का पावर नहीं दिखा रहा है ना, घात नहीं दिखा रहा है, उसका मतलब उसमें घात 1 है, यहाँ पर ना घात 1 है जी, ठीक है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, बट ये अंडरस्टूड होता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू है, इसका मान कितना निकल गया 1/3, ठीक है।